नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और आप देख रहे हैं अड़ी। हमास चीफ हानिया की हत्या के बाद अरब देशों में उबाल है। ईरान की राजधानी तेहरान में, वो भी राष्ट्रपति भवन से 150 मीटर की दूरी पर इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। तभी हवाई बमबारी होती है और इस्माइल हानिया की इमारत को उड़ा दिया जाता है। हमास ने इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि कर दी है और आरोप इजराइल पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल ने अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। हमास चीफ हानिया मोस्ट वांटेड था, लेकिन ईरान की धरती पर हुई उसकी हत्या से मिडिल ईस्ट के देश बौखलाए हुए हैं और अब किसी भी वक्त बदले की आग में युद्ध का अगला फेज, जो कि बहुत घातक होगा, वो शुरू हो सकता है। सवाल यह है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ गई है दुनिया? शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। तो ये देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एनिमेशन के जरिए कि आखिर राष्ट्रपति भवन से सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर, यानी ईरान की राजधानी तेहरान के बेहद हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे ये हमला अंजाम दिया गया। हानिया एक बिल्डिंग में ठहरा हुआ था, उसी बिल्डिंग पर सटीक निशाना लगाकर हमला किया जाता है, पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया जाता है। जो जानकारी है वो ये कि इस बिल्डिंग के दूसरे माले पर इस्माइल हानिया मौजूद था। रात के 2 बजे ये हमला अंजाम दिया जाता है, वो भी इतने हाई सिक्योरिटी जोन में। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है इजराइल ने। अहम खबर, हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान से अभी अभी की सबसे बड़ी खबर। ईरान ने जामकरान मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहरा दिया है। ये देखिए तस्वीरें। बदला लेने के लिए ये लाल झंडा फहराया जाता है। अपनी साख बचाने के लिए ईरान लेगा इस हमले का बड़ा बदला। एक तरह से इस जेस्चर के जरिए ईरान ने इसकी मुनादी कर दी है कि हमला बहुत बड़ा होगा, बदला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ है। ईरान की राजधानी को बनाया गया है निशाना और यहां के हाई सिक्योरिटी जोन में एक इमारत में रुके इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारा गया है इस हमले में। और देखिए, इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि हानिया की मौत जाया नहीं जाएगी, हानिया के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। यह ईरान के विदेश मंत्रालय का इस हत्याकांड के बाद बड़ा बयान कि हानिया की मौत जाया नहीं जाएगी। और इस बीच ईरान की इजराइल को बड़ी धमकी सामने आई। इजराइल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। तो इस वक्त ईरान बदले की आग में जल रहा है और जो तमाम बयानात सामने आ रहे हैं, जो जेस्चर सामने आ रहे हैं, वो सीधे तौर पर यह इशारा कर रहे हैं कि अब ईरान की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है इजराइल के खिलाफ। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि इस्माइल हानिया आखिर कौन था, जिसके मारे जाने के बाद जंगी चिंगारियां पूरे अरब को अपने दायरे में ले सकती हैं। इसके आसार जताए जा रहे हैं। 1962 गाजा के अल शती शरणार्थी शिविर में इस्माइल हानिया का जन्म हुआ। 1997 में वो हमास का चीफ बनता है। 2006 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर बना इस्माइल हानिया और 2017 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ उसे बनाया गया। 2018 में अमेरिका ने इस्माइल हानिया को आतंकवादी घोषित कर दिया था और अब इस्माइल हानिया को मार गिराया गया है, वो भी ईरान की राजधानी तेहरान में। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर वेल अवाद फॉरेन एक्सपर्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक वोहरा साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और प्रोफेसर खीवराज जहांगीर तेल अवीव इजराइल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका भी हम थोड़ी देर में रुख करेंगे।
लेकिन दीपक वोरा साहब, पहला सवाल आपसे, इस्माइल हानिया को मारा गया है, वो भी कहीं और नहीं, ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में। क्या यह सवाल आपके जहन में भी है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हुआ, नामुमकिन को मुमकिन कैसे कर दिखाया इजराइल ने? शक यह जताया जा रहा है कि CIA और मोसाद का यह जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है। आभारी हूं कि सर आपसे बात करने का मौका मिला है। जितने विशेषज्ञ बैठे हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा, बहुत कुछ सीखूंगा। आपका प्रश्न अहम है, ये कैसे हुआ। मैं अभी बता देता हूं, आपको शायद खबर आ गई होगी। ये एयर डिफेंस, सुनिए सर, तेहरान के एयर डिफेंस के जो कमांडर हैं उनको गोली मार दी गई है ईरानियन सरकार के जरिए। ही हैज बीन एग्जीक्यूटेड, क्योंकि शक ये है कि वो मिला हुआ था और उसने बताया था ये कहां है। दूसरा चीज, वो लाल झंडी लहरा रहे हैं किसी मस्जिद के ऊपर, क्या मिलेगा इससे? 2022 में भी लगाई थी और फिर 2020 में जब वो कासिम सुलेमानी को मारा था तब भी लटकाते हैं। क्या करेंगे? मेरा एक प्रश्न है, जो करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं, ईरान को क्या मिलेगा इजराइल से जंग करके? सिर्फ बदला, और क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। और सर मेरी बात सुन लीजिएगा, ये मेरा मानना है, मैं तो उस एरिया में बहुत साल रहा हूँ। तेल की कीमतें $1 या $2 बढ़ी हैं, वापस आ जाएंगी। ये इकोनॉमिक इंपैक्ट है। पॉलिटिकली ईरान अब निवस्त्र हो चुका है कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपने डार्लिंग को बचाने के लिए। और तीसरा, मिलिटरीली शोर मचाएगा, लेकिन अमेरिका, नेटो और इजराइल इंतजार कर रहे हैं कि ईरान कुछ करे और उसको हम बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। शोर मचेगा और आप देखिएगा उसके बाद तब शांत हो जाएगा। फिर बोलेंगे मत करना मत करना मत करना। चलो भाई, अब चाय पी रहे हैं बैठ के। बिल्कुल। एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल साहब, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ईरान की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं उनको सुनकर, देखकर तो यही लगता है कि किसी बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इजराइल पर बड़े हमले मुमकिन है, इजराइल भी बड़े हमलों के लिए खुद को तैयार करता नजर आता है। हो क्या सकता है अब? देखिए, ईरान की साख पे बहुत बड़ी और गहरी चोट लगी है जी। ये क्लियरली दर्शाता है कि ना केवल इंटेलिजेंस फेलियर था उनकी तरफ से, लेकिन जब उनके प्रेसिडेंट, जिनके शपथ ग्रहण समारोह खत्म भी नहीं हुआ था कि ये हमला किया गया, तो और हमला भी किया गया है तेहरान के अंदर, तो ये उनकी साख पे बहुत बड़ा हमला है। उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन 3 ऑप्शन है उनके पास। या तो वो 300 मिसाइल और ड्रोन के साथ अटैक करें जैसे उन्होंने पहले किया था, और एक पूरा मिडिल ईस्ट को युद्ध के अंदर झोंक दें, तो ये मुझे नहीं लगता कि होगा। और दूसरा जो ऑप्शन है वो पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक्टिवेट करें। उनके जो 3 H है, हूदी, हिजबुल्ला और हमस के साथ साथ इस्लामिक जिहाद और इस इराकी और सीरियन जो इस्लामिक मिलिशिया है उसको एक्टिवेट करें। वो जरूर करेंगे। और अब जो हमला होगा वो तेल अवीव के अंदर होगा। हो सकता है कि वो टारगेट करें किसी बड़े मिलिट्री या पॉलिटिकल लीडर को, चाहे वो गैरेंट हो या चाहे वो नया डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी बड़ा मिलिट्री लीडर हो, लेकिन उनको एक मैसेज बहुत क्लियरली इस दुनिया को देना है और वो जरूर देंगे। और तीसरा, वो सारे इस्लामिक देश जो हैं उनको एक साथ एकजुट करने की कोशिश करेंगे। अभी टर्की और पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी सपोर्ट दे दिया, चीन और रशिया ने भी दे दिया और यमन ने भी दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन आगे भी चलेगी और साथ साथ में उनको मिलकर वो अपना जवाब करेंगे। बिल्कुल, लेकिन यही सबसे बड़ी चिंता का सबब भी है मेजर जनरल संजय मैस्टन साहब। यही सबसे बड़ी दुनिया के लिए चिंता का सबब है कि ये युद्ध अब अपना दायरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बहल साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। आप चीन का रुख देखिए, आप रूस का बयान देखिए। रूस ने क्या कहा? रूस ने कहा कि इस्माइल हानिया की हत्या को किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चीन और रूस जैसे बड़े मुल्क ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बंटवारा नजर आ रहा है। यह जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है? कितना इसका दायरा बढ़ता दिखता है आपको? और देखिए, जो ये अभी पॉइंट उठा है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ईरान के पास काफी ऑप्शंस है और उनके जो 3 H है और जो इनके पास स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स वगैरह सारे ऑप्शंस हैं जी। लेकिन करेगा क्या? पहले तो सब कुछ उसके ऊपर निर्भर है। देखिए, ऑप्शंस तो हैं, लेकिन मेरे को लगता है क्योंकि जो अप्रैल में भी अभी इन लोग ने हमला किया था 300 मिसाइल्स का, अब देखिए उसका एंड स्टेट क्या था, निकला क्या? आधी से ज्यादा मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गई, कुछ बर्बाद हो गई और कुछ तो वो डड मिसाइल्स थी जो काम ही नहीं कर पाई। तो टारगेट एंड पे कैजुअलिटीज का प्रभाव, टारगेट पे क्या स्ट्राइक कैपेबिलिटी उन्होंने दिखाई है,
टारगेट डैमेज अगर होता है तो मेरे को लगता है, देखिए इजराइल ईरान भी नहीं चाहता है और हिजबुल्लाह भी नहीं चाहता है, खासकर जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो भी नहीं चाहती है वॉर एस्केलेशन हो। नुकसान एंड में किसका होगा? सबसे ज्यादा ईरान का होगा। कारण आप अभी देखिए, इनकी हार्ट में त्रिहान के अंदर वहां पर इनके ऊपर मिसाइल दागी गई हैं और बिल्कुल इनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज जीरो थी, कोई इंटरसेप्ट नहीं किया हुआ है। तो साफ जाहिर है कि इनकी ये बहुत बड़ी कमजोरी है ईरानियन फोर्सेस की। और अगर कल लड़ाई बढ़ती है तो इजराइल भी काउंटर स्ट्राइक करेगा, और जब काउंटर स्ट्राइक करेंगे इजरायली काउंटर स्ट्राइक्स बहुत सक्सेसफुल रहेंगी, एंड में नुकसान इनका होगा। और अभी ईरान की टॉप लीडरशिप को भी मैसेज कर दिया गया है कि ये इस्माइल हानिया तो क्या आपकी अयतुल्ला खमीनी को भी वो बर्बाद कर सकते हैं। किसको? क्योंकि अब उनको सारी लोकेशन पता है, तो ये डर रहेगा। तो ये कुछ सिंबॉलिक कर सकते हैं कि इजरायली एम्बेसीज जहां पर किसी कंट्रीज में अटैक करवा सकते हैं, वो भी ये प्रॉक्सीज के जरिए या मिसाइल दागेंगे, लेकिन वो इतनी प्रभावशाली नहीं होंगी। और अगर ठीक है, बिल्कुल मेस्टन साहब, आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट शख्स जुड़ रहे हैं लाइव। डॉक्टर वाइल अव्वाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट जिनका दशकों का अनुभव रहा है जर्नलिस्ट के तौर पर, चाहे अरब देशों की सियासत हो या फिर मिडिल ईस्ट के सारे समीकरण। वाइल अव्वाद साहब बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। अव्वाद साहब, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। जरा बताइए, हर किसी के जहन में यह सवाल कौन रहा है कि आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ, इतना हाई सिक्योरिटी जोन, अब इसके बाद बचा क्या रह गया? अगर राष्ट्रपति भवन के 150 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा अटैक करने में कामयाब हो जा रहा है इजराइल, तो फिर तो ईरान में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे को तारीफ कर रहा हो। ये सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपके ये तो टेक्नोलॉजी जमाना है, जब तक हमारा 2003 इजराइल अमेरिकन इराक इन्वेजन में हम लोग फौज की फौज के साथ में गया था, उनकी बाज में कोई लेजर का निशान लगे मार्किंग है और कॉइन फेंकने के लिए जो इसका डिफेंस इंस्टॉलेशन इराक में, तो रात को में पूरी अमेरिकन और ये ब्रिटिश वेपन चला रहा है, वो बम्बार्डमेंट चल रहा है। अभी तक आप ये समझ लो 20 साल के बाद अभी तक ब्रागसोस जो इजरायली इंटेलिजेंस है, जो उसका वो स्पाई वाली डिवाइस भी है, और अभी आदमी का इस्माइल हनिया वहाँ कतार से भी आया था, उनके पास शायद ना कुछ है, उनकी ट्रैकिंग भी रखा था क्योंकि उनके पास भी है। और दूसरा भी मुखबर बहुत है आजकल है, किसी भी लिबानन भी है, किसी भी मतलब जॉर्डन भी है, किसी सीरिया भी है अंदर है, या यहाँ पर वो जो हमारा ईरान के अंदर है। ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी दूसरी बात ये है, ये कहानी है जो उसकी लोग मारने के लिए तैयारी है, उसमें इंडिविजुअल टारगेटिंग और ये ऐसा तरीका में उसके हमास के बंद नहीं होना चाहिए। हमास का एग्जिस्टेंस से 1987 इजरायली की सपोर्ट किया था, उन्होंने 4-5 लीडर मार दिया था, अहमद यासीन, अब्दुल रंतीसी, वो आरावी, और उसके बाद शादा, और आज इस्माइल हनिया। ये हम लोग ये तो कमजोर हो गया हमास। ये हमास पॉलिटिकल लीडर, और आप निगोशिएटिंग चल रहा था कतार के अंदर और रोम के भी अंदर बात चल रहा। अगर आपके लिए हल चाहिए, मसला हल चाहिए, तो नेतन्याहू क्यों मारा था? ये चक्कर सी बात के लिए अगर उन्होंने सक्सेसफुल कोई वेस्ट गाजा स्ट्रिप अभी सक्सेसफुल कुछ भी नहीं है, कोई लीडर मिलिट्री लीडर मारा भी नहीं है, ओनली सिविलियन टारगेट। अगर आप सिविलियन से बात करना चाहते हो, जो बात कर रहे हो, लेकिन इफ यू वांट द मिलिट्री सॉल्यूशन, आप 1-to-1 फाइट करना। इसी तरीका इंडिविजुअलिज्म और यूनिलैटरलिज्म सिर्फ अमेरिका और इजराइल कर रहा है, और ये जो लोग मांग रहे नहीं, हल नहीं मांग रहे, इसलिए ये चक्कर चल रहा था। और अभी तक ईरान के अंदर उन्होंने खुद रेड फ्लैग चला रहा है। इसका मतलब ये इंतकाम भी करना चाहिए। इसका मकसद ये प्रोवोकेशन स्टेप उन्होंने नेतन्याहू पहले भी किया था, जब तक सीरिया के अंदर उनकी डिप्लोमेटिक मिशन वो मारा था, वो लोग वहां पर मर गया था, उन्होंने ईरान रिटेलिएट किया था। लेकिन नेतन्याहू और पूरा का पूरा इजराइल ये भी तो कहेगा ही ना कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर जो सबसे बड़ा हमला हुआ वो इसी हमास ने किया, इसलिए हमने उस हमले का बदला लिया। ऐसी कैसे हो सकता? अगर आपके लिए 1 लाख लोग मार दिया था, अभी फलस्तीनी में है 30 लाख के बच्चों के मासूम बच्चों मार दिया था, 10,000 मिसिंग है। इसी हमास की बात कर रहे हो, यू आर किलिंग फलस्तीन नॉट हमास। हमास के लिए आपका क्रिएशन है, किसने क्रिएट किया था? नेतन्याहू $50 मिलियन बनाया था, रिश्वत के लिए ले गया था, $200 मिलियन कतर से आया था। सारी दुनिया इजरायली की इंटरोगेशन भी चल रहा था, अभी केस भी वो चल रहा वहां पर। इसलिए हम लोग ये दुनिया के मालूम करना चाहिए
he created Hamas to counter PLO, Palestinian Liberation Organization. अभी तक जब तक उनकी काम खत्म हो गया, वो कह रहे हमको हटाना पड़ेगा। इसलिए ये मैं कहना चाहते हो, हम लोग शांति चाहिए। वेस्ट एशिया इज एन अवॉइडिंग पॉथ। हमको किसी को मारना नहीं चाहिए, हमको शांति सबको दो। नहीं सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातें, अच्छी अच्छी बातें करता हुआ दिखाई कौन दे रहा है? सिवाय अगर आप पूरी दुनिया को उठाकर देख लीजिए, इंडिया के अलावा, भारत के अलावा ऐसी कोई बातें करता हुआ नजर ही नहीं आता जो कहे शांति जरूरी है, हमें पीस चाहिए, युद्ध मत लड़ो। ये तो होता ही नहीं नजर आ रहा है ना। लेकिन आपने जिक्र किया कि हमास का गठन कैसे हुआ, इजराइल का उसमें रोल क्या रहा, लेकिन आज की तारीख में हमास क्या है? ईरान का प्रॉक्सी नहीं तो और क्या है? इसीलिए ईरान के अंदर हमला करके क्या ईरान को भी सबक सिखाने की कोशिश नहीं की है इजराइल? ये देख लो आप, ये कहानी है इजरायली कहानी। अगर जब तक ऑक्यूपेशन हो रहा है, देयर विल बी अ रेजिस्टेंस। हमास के लिए इज अ रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन। हिजबुल्लाह जो लेबनान में आ गया था, इट वाज ओनली आफ्टर द इन्वेजन ऑफ बेरूत। सारी दुनिया मालूम 1982। इफ यू एंड ऑक्यूपेशन, रेजिस्टेंस विल एंड। ये सारा अरब मुल्क में उन्होंने अरब समिट भी किया था 2000 का, उन्होंने अरब सऊदी भी प्रपोज किया था, लैंड फॉर पीस, शांति चाहिए, फलस्तीनियन स्टेट बनाओ, इजरायली स्टेट बनाओ, खत्म करो। लेकिन मानते नहीं है। जब तक नहीं मांग रहे तो दिस इज व्हाट विल हैपन। ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त इजराइल के तेल अवीव से सीधे जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर खीवराज जहांगीर साहब, स्वागत है आपका भी। आपसे मैं जानना चाहूंगा, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ईरान में, तेहरान के अंदर ये जो अटैक हुआ है, इसके बड़े बदले की तैयारी ईरान में की जा रही है। रेड फ्लैग उन्होंने मस्जिद पर एक बार फिर फैला दिया है, यानी सीधे सीधे मुनादी कर दी है इस बात की कि इंतकाम लेकर रहेगा ईरान जो कुछ हुआ है। इस वक्त तेल अवीव में, इजराइल के अंदर आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि खबर तो यही है कि इजराइल भी खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है बड़े हमलों के लिए। समीर साहब धन्यवाद। मैं तेल अवीव से एक सप्ताह पहले ही लौटा हूं। मैं अपनी 4 साल की रिसर्च खत्म करके एक सप्ताह पहले लौटा हूं, तो आज मैं सोनीपत से बात कर रहा हूं आपसे जी। ईरान एक बड़े हमले की बातें जरूर करेगा, पर बड़ा हमला होगा नहीं। उसकी वजह यह है, जो वजह अप्रैल में भी थी, कि ईरान के लिए हमास और फिलिस्तीन का मुद्दा एक बहुत बड़ा बहाना और एक राजनीतिक हथियार है, जिसको वो इस्तेमाल जरूर करते हैं बातचीत में और अमेरिका और इजराइल के विरोध में। पर उसके लिए अपने देश को पूरी लड़ाई में झोंक देना एक स्वतंत्र देश के साथ, उतनी बड़ी कीमत वो नहीं अदा करेंगे। फिलिस्तीन के लोग सुन्नी इस्लाम वाले लोग हैं, हमास के लोग सुन्नी इस्लाम वाले लोग हैं, तो ईरान कतई सुन्नियों की लड़ाई अपने देश से नहीं लड़ेगा। ये हमला नहीं होगा बड़ा, वो बड़ी बातें जरूर करेंगे। उनके प्रॉक्सी हो सकता है लेबनान से हमला करें, हुतीज ने जैसे तेल अवीव में रॉकेट छोड़े थे पिछले दिनों, फिर एक छोड़े जाएं, पर ईरान पूरी लड़ाई नहीं लड़ेगा। ईरान बहुत ही होशियार और एक तरह से कहिए शातिर कूटनीति और राजनीति का प्रदर्शन कर रहा है इस पूरी लड़ाई में, बिना लड़े। तो आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल पर हमले के लिए हमास का इस्तेमाल किया गया और अब अपना मतलब निकल गया, तो उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आने वाला ईरान? ये कह रहे हैं आप? ईरान बिल्कुल नहीं आने वाला। देखिए, ईरान की जो लड़ाई है ना, वो अमेरिका के विरोध की राजनीति है विश्व में। इजराइल उसका एक बहुत बड़ा कहिए जरिया है। ईरान के इजराइल के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। अमेरिका ने ईरान की 1989 की शिया रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरह से ईरान की राजनीति में दखल अंदाजी करी, जिस तरह से उस रिवॉल्यूशन को उन्होंने खत्म करने की कोशिश करी, उसके ईरान और अमेरिका की बड़ी दुश्मनी है। वो वैचारिक है, वो धार्मिक भी है एक हद तक। पर ईरान का इजराइल के साथ उतना बड़ा झगड़ा नहीं है कि जिसके लिए वो अपने देश को झोंके एक लड़ाई में। और फिलिस्तीन के लोगों के लिए तो वो कतई नहीं झोंकेंगे। ठीक है, ये आपकी एनालिसिस महत्वपूर्ण है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, अब ईरान ये तो बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारी राजधानी को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि तेहरान को निशाना बनाया है इजराइल ने। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अब इस मामले में क्या कर सकती है? बार बार जिक्र हो रहा है मुस्लिम देशों का, क्या मुस्लिम देश कम से कम एक साथ एकजुट होकर ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं क्या? क्योंकि उनके भी अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आते हैं, तो ये होता भी नहीं दिखता। होगा क्या फिर?
समीर जी धन्यवाद। मैं पहले कहूंगा कि सबसे पहले ये डी एस्केलेशन होगा। ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि लड़ाई बहुत भयानक होगी, अब नहीं होगी, अब ये डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा। हनिया जो है ये अपना पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फ्रंट था, उसके जाने के बाद अब हमास के अंदर भी अब लड़ाई होगी। लीडरशिप कौन लेगा, एक या सिनवर या खालिद मशाल, दोनों के बीच में अनबन है। या हनिया ने किससे लीडरशिप लिया था? खालिद मशाल से लीडरशिप लिया। और इसके बाद जिस प्रकार से जितने अपने आप को नुमाइंदगी समझते हैं गाजा पट्टी में जो फलस्तीनी रह रहे हैं, उनकी ये सारे के सारे फलस्तीन के बाहर रहते हैं। और अब आप देख लीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इजराइल ने शुक्र को भी मार दिया, जो नसरुल्लाह का राइट हैंड मैन था, वो उसको बेरूत में खत्म किया। खान यूनिस में 300 आदमी मारे। एयर डिफेंस सीरिया का गोलान हाइट में बर्बाद कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि आप खुद कह 150 मीटर दूरी पर जो स्वेरिंग इन सेरेमनी राष्ट्रपति के जा रहे हैं, उधर उसको ठोका। तो ये क्या दर्शाता है? ये साफ दर्शाता है कि चीन जो मध्यस्थता कर रहा था फतह और हमास के बीच में और पीएलओ को आगे लगा रहा था, वो कौन कर सकता है? यानी कि चीन दखलंदाजी मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया ईरान को लाया। अब फिलिस्तीन, अमेरिका ने साफ दर्शाया है अगर आप मिडिल ईस्ट के बीच में चीन की मध्यस्थता किसी को मंजूर नहीं है, और खासकर अमेरिका को। उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेजिंग दिया है चीन को, क्लियर मैसेजिंग दिया है ईरान को, जिसके साथ चीन ने बड़ा गठबंधन बनाए रखा है। चीन जो मध्यस्थता कर रहे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, आप देखेंगे डी एस्केलेशन अब शुरू होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं अब लड़ रहे, क्योंकि हमास जो है उसकी लीडरशिप खत्म हो गई है। जहां तक पीएलओ का हिसाब है, फिर से हमास को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि फतह जो है वो कोई लीडर ही नहीं है। अगर पीएलओ ने दोबारा ही मध्यस्थता करके कुछ करना है, तो मुझे ही ऐसे लगता है कि ये जो कार्रवाई अब हुई है, डी एस्केलेशन हुई, अमेरिका ने दिखा दिया है मिडिल ईस्ट में कौन हु काउंट्स द मोस्ट। इजराइल ने दिखा दिया है कि ईरान के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, और ईरान जो है वो कुछ भी नहीं करेगा। हल्ला जरूर करेगा, लाल झंडे जरूर उठाएगा, पर गोली फायर नहीं करेगा, क्योंकि नहीं तो ईरान की भी परेशानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। वोरा साहब इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं आप, मुझे पता है, मैं आता हूं आपके पास। उससे पहले एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। तुर्की का क्या रुख है? हानिया की हत्या पर तुर्की का बयान क्या है, ये देखिए। इजराइल शांति नहीं चाहता, गाजा वॉर को पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाने की गई है कोशिश। नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये जंग रुके, ये कहा है तुर्की ने। और देखिए, हानिया की मौत पर रूस की भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। हानिया की मौत किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है, ये कहा है रूस ने, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हानिया की मौत पर यह बयान रूस का सामने आया है, यानी रूस भी यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इस घड़ी में ईरान के साथ है। और हमास चीफ की हत्या को लेकर हूती का बयान, हानिया को निशाना बनाना एक आतंकी हमला था, कानून और आदर्श मूल्यों का यह उल्लंघन है, ये कहा गया है हूती की तरफ से। वो हूती जो रेड सी में खुद ही इजराइल और अमेरिकी जहाजों को लगातार निशाना बना रहा है, सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है, वो अब बात कर रहा है आदर्श मूल्यों की। तो देखिए, ये तीन अहम खबरें इस वक्त आपके सामने हैं। हानिया को निशाना जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से इस्माइल हानिया की हत्या हुई, उसे आतंकी हमला करार दिया है हूती ने। वहीं रूस का रोल बहुत अहम है। रूस का रुख देखिए क्या है। कहा यह गया है रूस की तरफ से कि हानिया की मौत किसी भी हाल में हमें स्वीकार नहीं है। नेतन्याहू नहीं चाहते कि यह जंग रुके, जंग का दायरा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यह कहा गया है तुर्की की तरफ से। ये तो तीन खबरें जो आपके सामने हैं, वो बहुत अहम मौजूदा डेवलपमेंट को लेकर। तो देखिए, अब वो सवाल आपके सामने जो इस वक्त की सबसे बड़ी आशंका है। हानिया की हत्या से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। इजराइल का कहना है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं गाजा से हमास का कहना है कि कुर्बानी जाया नहीं जाएगी इस्माइल हानिया की, इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि गाजा से रिश्ते और मजबूत होंगे। वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह कह रहा है कि इजराइल को अब बख्शा नहीं जाएगा, इजराइल को छोड़ेगा नहीं हिजबुल्लाह, यह दावा।
वहीं तुर्की ने कहा है कि इजराइल ने युद्ध को और फैला दिया है, अंजाम विनाशक होगा। ये तुर्की का रुख। वहीं यमन में हूती विद्रोही तो लगातार हमले कर ही रहे हैं, यानी इजराइल कई मोर्चों पर घिरा हुआ नजर आता है। डॉक्टर वाइल अवाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अवाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अरब वर्ल्ड की आने वाले वक्त में क्या भूमिका आप देखते हैं? रूस और चीन जैसे मुल्कों का यह रुख साफ तौर पर बता रहा है कि वो अरब में अमेरिका के दबदबे को खत्म करना चाहते हैं। इस डेवलपमेंट को आप उस नजरिए से कैसे देखते हैं? क्या यह डेवलपमेंट सारे इक्वेशंस बदल कर रख देगा? बिल्कुल, क्योंकि देख लो अभी तक उन्होंने 2 लीडर में मार दिया था। एक लेबनान के अंदर है जो हिजबुल्लाह वाले, और एक वहां पर फलस्तीनी वाले ईरान के अंदर। ये टाइमिंग और लीडर भी है वो इसमें बहुत 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 अहमियत इंपॉर्टेंट है। नेतन्याहू से वहां पर ये कांग्रेस में गया था, यूएस वाशिंगटन डीसी, और ट्रंप के साथ भी बैठा है, तो उसके लिए उन्होंने ट्रंप जीत करना चाहिए, तो इसलिए वहां पर ये कमला हैरिस नहीं मांग रहे, इसलिए कुछ ना कुछ उन्होंने प्लॉट लगा दिया था, प्रोवोकेशन ऑफ दिस वॉर टू ड्रैग ईरान तो दिस वॉर। ये तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात भी है, ये तो हमेशा हम लोग रखना चाहिए। अभी तक आप ये समझ लो, जो नेगोशिएशन चल रहा था, जो हमास की, इजराइली की और कतार के साथ में वो कर रहा है रिलीज ऑफ द हॉस्टेजेस, तो अभी तक ये बिल्कुल हाल्ट हो गया था। ये तो नेतन्याहू मांग रहे उन्होंने, इसलिए तो प्रेशर, इंटरनल प्रेशर भी चल रहा था। तीसरी बात भी है, अभी तक आप निगोशिएशन तो न्यूक्लियर बात करना, जो ईरानियन नया राष्ट्रपति है तो उसके लिए अभी बिल्कुल बंद कर दिया। इसलिए इस तरीका है जो मतलब ये प्रोवोकेशन मेजर हो गया था, दे कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट। वेस्ट एशिया में पूरा मतलब ये बॉइलिंग पॉट अभी शुरू हो गया था, और अभी तक पीस एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी विल बी अफेक्टेड, क्योंकि वहां पर अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी, रेड सी भी बंद हो जाएगी, मेडिटेरेनियन सी बंद हो जाएगी, तो ये आप समझ लो ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी विल बी वेरी मच इंपैक्टेड विद दिस एनीवन ऑफ एक्सपैंडिंग दिस वॉर। इसलिए अरब मुल्क में कंडेमनेशन शुरू किया था, और सारी दुनिया में कह रहे ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल टारगेट है, उसकी जरूरत तो नहीं मारने के लिए। अभी तक जब तक यू वांट टू टर्न अप द टेबल, ये तो यू फेस द म्यूजिक नाउ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आवाज साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त वोरा साहब भी मौजूद हैं। वोरा साहब, लगता है आपको कि रूस और चीन अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? इस्माइल हानिया की मौत हमें एक्सेप्ट नहीं, ये कहा है रूस ने, चीन भी ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। क्या इन दोनों ही मुल्कों के पास इसी बहाने ये मौका है कि अरब में अमेरिका के दबदबे को खत्म किया जाए या फिर कम किया जाए? मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछता हूं, चीन का क्या इंटरेस्ट है अरब देशों में? वो वहां का शहंशाह बनना चाहता है या ताइवान को निकलना चाहता है? रूस का क्या इंटरेस्ट है? वो बैठ के जाके रियाद में बैठना चाहता है या वो यूक्रेन को खत्म करना चाहता है? सर, ये कहने की बातें बड़ी अच्छी हैं, और तुर्की तो कब से गाली दे रहा है, इजराइल को वॉर क्रिमिनल बोला है, ये बोला है, वो बोला है, लेकिन तुर्की का चाचा सऊदी बैठा है कि टाइगर तू आ यहाँ पर, मैं बताता हूँ, और उसका चाचा ईरान बैठा है, आजा यहाँ पे, मैं शिया हूँ, तू सुन्नी है, मैं तेरे को बताता हूँ। सर, जो आज एयर डिफेंस कमांडर जो तेहरान के थे, जिनको गिरफ्तार किया गया था, उसको फांसी दे दी होगी, अभी तक गोली मार दी होगी, क्योंकि इजरायलियों के साथ मिला हुआ था। ये पूरी तरह से पेनिट्रेट कर चुके हैं। ईरान नहीं करेगा मिलिट्री एक्शन, क्या मिलेगा उसको? इजराइल में 10 बिल्डिंगें खत्म कर देगा और खुद पिटेगा। और फाइनली अगर तुर्की, सर एक नया आइडिया ही जनरल साहब आए ना, आपको बताएंगे, अगर तुर्की इजराइल से जंग करता है, सुनिए सर, तुर्की मेंबर है नेटो का, आर्टिकल 5 वो उस समय इन्वोक होगा, सारे नेटो देश 27 देश हमला करेंगे इजराइल पे। क्या बात करते हैं, दिल को बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है, इजराइल से पंगा लेने की ताकत किसी में नहीं है, औ करेंगे फिर चुपचाप बैठ जाएंगे। सर आप देखिएगा 2 दिन में ये सही हो जाएगा। सर मेस्टन साहब, लगता है आपको वोरा साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें वाकई दम है? अब कहने को तो क्या ही कहा जाए, तुर्की तो लीबिया और काराबाख की याद दिला रहा है नेतन्याहू को कि हम इजराइल में भी घुस जाएंगे। लीबिया और काराबाख में क्या हुआ था याद है ना? उधर से कहा जाता है सद्दाम हुसैन का हश्र क्या हुआ था याद है ना? बिल्कुल, एम्बेसडर वोरा ने जो बोला मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, ये लड़ाई मेरे को भी लगता है विस्तार इसको नहीं लग रहा है कि ये बढ़ेगी। कारण ये कई हैं। आपको मैं पहली चीज यही बोलूंगा, एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरान के बहुत कमजोर हैं। अगर इन्होंने हमला किया जो इन्होंने अप्रैल में भी किया था, 300 मिसाइल दागी थी, वो करेंगे, वो जरूर करेंगे, क्योंकि उनको दिखाना है अपने जनता को। लेकिन क्या प्रभाव हुआ?
इजराइल उसके बाद क्या करेगा वो उनको भी पता है। उनका इतना डैमेज होगा, इनके सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, IRG वगैरह को बर्बाद किया जाएगा। तो इजराइल को पता है ये जो पाकिस्तान हमारे साथ करता आ रहा है, वही ईरान अपने प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है। वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है क्योंकि उसको पता है उसको नुकसान है। अमेरिकन वहां पर फ्लीट है, अमेरिकन ट्रुप्स हैं। और टर्की का आपने सवाल बोला है, टर्की अगर इतना शोर कर रहा है तो वो नेटो मेंबरशिप से क्यों नहीं निकल जाता? क्यों नेटो में आज तक वो बना हुआ है? उसको भी पता है कि उसको भी थ्रेट है सोवियत यूनियन का या रशिया का शुरू से ही, क्योंकि उसको पता है अगर वो जॉर्जिया से आ गया तो नेक्स्ट टारगेट होगा और ब्लैक सी का पूरा डोमिनेशन मेडिटेरियन में टर्की के रास्ते रूस करना चाहेगा। तो इसीलिए वो नेटो का मेंबर है। तो हमें ये समझना चाहिए वो नेटो से नहीं निकलेगा। और वो सिर्फ स्टेटमेंट से, जो एम्बेसडर वोरा ने बोला है, सब एक खतरनाक सिंबॉलिक स्टेटमेंट देंगे जी, हल्का सा कुछ करेंगे। और मैं बोल रहा हूँ अप्रैल में जो इन्होंने मिसाइल स्ट्राइक की थी करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव मेरे को कुछ नहीं दिखता है कि खास प्रभाव होगा। सारी इंटरसेप्ट हो जाएंगी या डट मिसाइल रहेंगी। और अगर प्रभाव गलती से हो गया, मान लिया टारगेट एंड पे काफी कैजुअल्टीज हो गई हैं, तो फिर इजराइल क्या करेगा वो ईरान को भी पता है। काउंटर एक्शन जो होगा बहुत ही सख्त होगा। उसके बाद नथिंग स्टॉप्स इजराइल। बिल्कुल, अमेरिका भी नहीं रोक पाया है। काउंटर एक्शन की तैयारियां दोनों ही तरफ पुख्ता तौर पर नजर आ रही हैं। आने वाले वक्त में होता क्या है, एक एक डेवलपमेंट पर हमारी नजर है। वहीं हमास नेता मूसा अबू मरजूक ने कहा है कि इजराइल को उसकी कायरता का दंड मिलेगा, इजराइल को उसके किए की सजा मिलेगी, इजराइल अपने किए की सजा भुगतेगा। यह कहा गया है मूसा की तरफ से। और देखिए, इस बीच धमाकों से दहली लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल की विनाशक बमबारी हुई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नॉन स्टॉप अटैक जारी है। हिजबुल्लाह लीडर फवाद शुक्र की इमारत पर अटैक किया गया। ये बहुत बड़ा कमांडर था हिजबुल्लाह का, जिसे ढेर कर दिया है इजरायली फोर्सेस ने। ये दरअसल गोलान हाइट्स पर जो बड़े हमले अंजाम दिए गए थे, उसका बदला लिया है इजराइल ने। और देखिए, 24 घंटे में इजराइल के 2 दुश्मन ढेर किए गए। 2 दुश्मन। तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या की गई और बेरूत में हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह कमांडर फाउद ढेर किया गया है और इसके जरिए गोलान हाइट्स पर हुए भयावह बर्बर हमले का बदला लिया गया है। आज हमने देखा गोलान हाइट्स का एक नया वीडियो भी, जो हमला हुआ था उसका नया वीडियो भी इजराइल की तरफ से जारी किया गया और उसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए कैसे मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। और फवाद शुक्र की मौत से भड़का है हिजबुल्लाह ने शुरू किया इजराइल पर हमला। किरियत शिमोना पर हिजबुल्लाह ने दागे हैं रॉकेट। हिजबुल्लाह के 20 रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स हमने मार गिराए, यह दावा किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। तो देखिए, 24 घंटे में इजराइल के 2 दुश्मन ढेर किए गए। ये अपने आप में इजराइल की नजर से देखा जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इस्माइल हानिया, जो कि बाकायदा ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था, उसे तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में ढेर कर दिया गया। और दूसरी तरफ फऊद बेरूत, हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा कमांडर, गोलान हाइट्स पर जो बर्बर हमले हुए उसका मास्टरमाइंड था हिजबुल्लाह का यह कमांडर। और इन दोनों दुश्मनों को इजराइल ने इन दोनों दुश्मनों को कर दिया है ढेर 10 घंटे के अंदर अंदर। यह अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है इजराइल की, क्योंकि 7 अक्टूबर से ही लगातार बदले की फिराक में था इजराइल और अब जाकर उसका बदला पूरा हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए बर्बर हमले का उसने बदला ले लिया है। बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, आपको भी याद होगा कि अक्टूबर 2023 में हम और आप ये चर्चा करते थे कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को आखिर क्या हुआ, क्या कर रही थी मोसाद, इतना बड़ा हमला कैसे अंजाम दे दिया गया। और आज वही सवाल ईरान से पूछे जा रहे हैं। ईरान को अपने लोगों के जवाब देते नहीं बन रहा कि आखिर ईरान की राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन में इतना बड़ा हमला कैसे करने में कामयाब हो गया इजराइल। सारी कहानी पलट गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंटेलिजेंस फेलियर तो एक है ही है, बहुत ही अहम
लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी अटैकिंग फोर्स होती है उसको एक बार सक्सीड करना होता है, खासकर अनकन्वेंशनल ऑपरेशंस के अंदर, और जो डिफेंडिंग फोर्स होती है उसको हर समय 24/7 चौकसी मेंटेन करनी पड़ती है। और ये हो ही नहीं सकता कि आप 24/7 चौकसी मेंटेन करें और एक भी हमले को रोक सकें। तो अगर सरप्राइज का इस्तेमाल किया जाता है तो कोई भी अटैकर कभी भी मौका देख के आप पे हमला कर सकता है। और अगर आप इजराइल को देखें तो वो क्या कर रहा है, अनकंवेंशनल वॉरफेयर में लीडरशिप एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी टारगेट है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टारगेटिंग कर रहा है, यानी कि लीडरशिप के ऊपर अटैक कर रहा है, चाहे वो फॉल्स शुक्र है या चाहे वो हानिए है। इनको अटैक करने से ये मूवमेंट्स में कहीं ना कहीं कमी आती है और उनकी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन में भी इफेक्ट होता है। तो इसी वजह से वो लीडरशिप टारगेटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहांगीर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इजराइल से वापस लौटे हैं। जहांगीर साहब, इजराइल की मोडस ऑपरेंडी फिलहाल क्या नजर आ रही है? हमने देखा अपने एयर स्पेस जो हैं उनका इस्तेमाल बंद किया गया है, सीमाएं सील की गई हैं, पूरी तैयारी की जा रही है, खुद को बड़े हमले झेलने के लिए तैयार करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। अब इजराइल आगे क्या कर सकता है, क्योंकि एक साथ कई वॉर फ्रंट्स खोल दिए इजराइल ने, ऐसा लग रहा है। ईरान से भी पंगा ले लिया, हिजबुल्लाह से लड़ाई चली रही है। हिजबुल्लाह को झेलना हम सब जानते हैं कि आसान नहीं है, हमास से कहीं ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह, हमास से भी लड़ाई चल रही है। इतने सारे वॉर फ्रंट्स एक साथ खोलना, क्या इस वक्त इजराइल के लिए यह स्थिति कहीं से भी मुफीद नजर आती है, या फिर अमेरिका का हाथ है जो चाहो वो करो? नहीं, अमेरिका का उतना खुला हाथ नहीं है, पर इजराइल की स्थिति चारों तरफ पिछले 9 महीने से ऐसी ही है। मेरे ख्याल से हम अगर इसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इजराइल का ये हमला और हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई से इजराइल की कोई खास स्थिति कमजोर अभी होती नहीं है। इजराइल अपने आप में एक बहुत हारी हुई लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहा है। आपने कहा थोड़ी देर पहले कि ये एक बड़ी कामयाबी है और इजराइल एक तरह से अपने बदले को पा चुका है। ऐसा हरगिज नहीं है। मैं थोड़ा असहमत हूं इस विश्लेषण से। उसकी वजह है, नेतन्याहू को जरूर राजनीतिक फायदा होगा खानिया के असैसिनेशन से। उनको अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल को रिकवर करने में इससे मदद मिलेगी कि देखिए 9 महीने लगे पर हम हमास के टॉप लीडरशिप तक पहुंच पाए, क्योंकि इसके पहले 2 बहुत ही हारे हुई चीजों पे नेतन्याहू की मतलब पूरी राजनीति टिकी थी। एक कि 9 महीने में आपकी आर्मी गाजा में है, पर गाजा में न याया सिनवार पकड़े गए हैं, हाँ, न बंदी छोड़े गए हैं। तो इजराइल दरअसल एक बहुत ही नाकाम लड़ाई को लड़ रहा है। इजराइल की स्थिति उतनी कामयाब और उतनी सफल कहीं से नहीं कही जा सकती। सही बात है। और इस असैसिनेशन का भी परिणाम बहुत बुरा होगा इजराइल के लिए। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, हाउ टू विन अ बैटल एंड लूज द वॉर। तो ये छोटी छोटी छुटभैया लड़ाइयां हैं जिसमें ये अपनी शेखी बगाड़ सकते हैं। पर देखिए इजराइल के हित क्या है। नॉर्थ नहीं, आपने कहा कि इजराइल के लिए बहुत बुरा होगा इसका अंजाम, क्या हो सकता है? नहीं, मैं बताता हूं, पिछले 9 महीने से 1 लाख के करीब नॉर्थ के बाशिंदे बेघर हैं। हाँ। हिजबुल्लाह ने पूरे नॉर्थ को इनहेबिटेबल बना रखा है इजराइल के लिए। एक सॉवरेन कंट्री का पूरा नॉर्थ बसने लायक और रहने लायक नहीं है। इसी सप्ताह इजराइल के एजुकेशन मिनिस्टर ने उन लोगों से कहा कि अक्टूबर में आपके बच्चे वापस उन उत्तरी इजराइल के स्कूलों में जा पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है हमारे पास। मतलब अक्टूबर तक वो बाशिंदे नॉर्थ में जाके रह नहीं पाएंगे। कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान या चाइना हमारे यहाँ ऐसा हमला करे कि 1 लाख लोग बेघर हो जाएं। तो इजराइल ये लड़ाई हार चुका है। इजराइल की ये लड़ाई बहुत अंदरूनी तौर पे लोगों को हताश कर रही है। फायदा सिर्फ नेतन्याहू को थोड़े महीने, थोड़े साल अपनी राजनीति और अतिवाद को बढ़ाने के लिए मिल सकता है, पर मुझे कहीं नहीं लगता कि इजराइल को इससे कोई फायदा होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या की टाइमिंग पर भी हमें गौर करना चाहिए। टाइमिंग बहुत अहम है। नेतन्याहू के अमेरिका से लौटने के बाद हानिया को मारा गया। सीज फायर को लेकर CIA चीफ और ब्लिंकन की कोशिशों के बीच यह हत्या हुई। एक तरफ सीज फायर को लेकर पहल, दूसरी तरफ इस्माइल हानिया की हत्या। दूसरा, चीन में अरब नेताओं की बैठक के तुरंत बाद हानिया पर हमला।
और तीसरा, ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद ये हमला। तो ये तमाम वो अहम पहलू हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वोहरा साहब, जिस बात का जिक्र अभी अभी जहांगीर जी ने किया, वो आपको कितनी वाजिब नजर आती है? इजराइल के लोगों के लिए तो मुसीबत है ही। बेंजामिन नेतन्याहू इस्माइल हानिया के मारे जाने को भले ही अपनी जीत के तौर पर प्रस्तुत करें, ऑफिशियल बयान तो कोई नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो हालात हैं उसे कैसे आप देखते हैं? और अब तो इजराइल के बाशिंदों के लिए खतरा और बढ़ गया है। हिजबुल्लाह भी हमला करेगा, हूती भी हमला करेगा, ईरान भी अपने प्रॉक्सीज का खुलकर इस्तेमाल करेगा। आईडीएफ ने तो बयान दिया है कि जो मिलना चाहिए था इस व्यक्ति को वो इसको मिल गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने का तो स्टेटमेंट आ गया है, तो उससे साफ जाहिर है कि वो बड़े खुश हैं कि ये चला गया अपनी 72 जो भी उनको मिलती हैं वहां पर। सर, एक मैसेज मेरे पास आया है, मेरे एक दोस्त हैं मोसाद के रिटायर्ड इजराइल में, उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि वी गॉट हिम 72 hours to HN पता नहीं, शायद वो बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह का जो है हसन नसरल्लाह। 72 hours to HN के 72 घंटे में, क्योंकि वो ईरान से भाग गया है, वो वहां गया था स्वेरिंग इन के लिए, अब वहां से वो गायब हो गया जब ये हानिया साहब के साथ हुआ है। तो ये कोई बहादुर लड़ाकू नहीं है, डरपोक हैं ये लोग। अब मैं आपको इतना कहूंगा सर, जो अभी सोनीपत से हमारे विशेषज्ञ ने जो बताया है, सर, इजराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल, और जब आप अपने सर्वाइवल के लड़ते हैं तो फिर कोई सीमा नहीं होती। हम सब जानते हैं कि इजराइल के पास न्यूक्लियर ताकत है, भले ही वो डिक्लेयर ना करे, लेकिन अगर उसकी सर्वाइवल पे बात आती है, ये ईरान भी जानता है, तो उस समय इजराइल रुकेगा नहीं सर। ये मेरा मानना है, चाहे 6 फ्रंट 7 ये हुती फूती तो बिल्कुल नपुंसक हो गए। इनके होडाइडा पोर्ट को इजराइल ने बर्बाद कर दिया है, साल भर वो चलेगा नहीं। $1 बिलियन का इनकी आमदनी होती थी उस पोर्ट से, वो खत्म हो गया बिल्कुल पोर्ट। क्या करेंगे ये लोग? और महीना भर करेंगे, खत्म हो जाएंगे ये। और ईरान की अपनी आर्थिक हालत आप देखेंगे वेनेजुएला में क्या हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर ईरान का है सर, देखते जाइए क्या होने वाला है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि जंग और ज्यादा भड़कती जा रही है, वर्ल्ड वॉर 3 के आसार नजर आ रहे हैं, और दोनों ही तरफ से ये दलीलें दी जाती हैं कि हम अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो गाजा हो या फिर इजराइल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।